जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू गंगा क्लासेस। गंगा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, गंगा क्लासेस की तरफ से साइंस का ये सीरीज़ लाया गया है। साइंस का सीरीज़ जो टर्मन एग्जामिनेशन के लिए, जो टर्मन एग्जामिनेशन होगा, टर्मन एग्जामिनेशन 2022-23 में होगा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 2022-23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये जो सिलेबस लाया गया है, यानी कि ये जो पढ़ाया जाएगा, जो सीरीज लाया गया है, ये जेक द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। पहला क्वेश्चन में है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की तरंगें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया। और प्रकाश तरंगें क्या है? तो प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखना, प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो हम लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर थोड़ा सा ये वैल्यू चेंज कर दे, इसका यूनिट चेंज कर दे, अगर दे दे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो ये भी सही है। अगर ये नहीं दे, अगर ये भी दे, तो ये भी सही होगा। अगर सर किलोमीटर नहीं देकर सेंटीमीटर में दिया जाए तो देखो, अगर किलोमीटर में दिया रहा है तो ये 5 होगा। अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो देखो, 1 मीटर में कितना होती है? 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, होता है ना। 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। सॉरी, 1 मीटर में कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। तो फिर क्या करेंगे, 10 और 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 10⁵ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है। आप देख लें कि किसके अनुसार से दिया गया, मीटर में दिया हुआ, किलोमीटर में दिया है, या फिर सेंटीमीटर में दिया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। और काल्पनिक के साथ साथ सीधा भी होता है। काल्पनिक के साथ साथ कैसा होता है? सीधा भी होता है। तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 5 में है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राकृतिक आभासी तथा सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी तथा सीधा। हम लोग अभी देखें, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है, तो अगर वक्रता त्रिज्या r है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, या फिर वक्रता त्रिज्या पूछे, या समतल दर्पण में फोकस दूरी पूछे, ये दोनों अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। और अनंत को हम लोग इन्फिनाइट से दिखाते हैं। ये उल्टा 8 से दिखाते हैं, इन्फिनाइट से दिखाते हैं। अनंत को कैसे दिखाते हैं? इन्फिनाइट से दिखाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 में है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अभी हम लोग देखें, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, यानी कि इन्फिनाइट होती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक लड़का समतल दर्पण से 100 मीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। क्या बोल रहा है कि एक लड़का है, ये समतल दर्पण है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। और लड़के का प्रति दूरी पर लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? बोल रहा है इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो कहीं ना कहीं बनेगा, तो इतनी दूरी पर बनेगा। तो ये पूछ रहा है कि जो लड़का है और उसका प्रतिबिंब की दूरी है, ये कितना होगा? तो ये टोटल कितना होगा? 100 और 100 200 हो जाएगा। तो सेकेंड आंसर में हो जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 9 में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम है सर? पहला नियम देखते हैं हम लोग। एक आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन कोण एक ही बिंदु पर होते हैं, तो पहला नियम ये हो गया। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण द्वारा बना, आपतित किरण द्वारा बना प्रतिबिंब और परावर्तन कोण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये सॉरी बना कोण, ये दोनों क्या रहता है? हमेशा बराबर होता है। आपतित किरण द्वारा बना कोण और परावर्तित किरण द्वारा बना कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। तो कितने नियम है? 2 नियम है। 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में है, ये परावर्तन के कितने नियम लागू होते हैं? परावर्तन के नियम लागू होते हैं, सॉरी, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम किस में लागू होते हैं? सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होते हैं। समतल दर्पण पर नहीं, अवतल दर्पण पर, मतलब जितने भी परावर्तक दर्पण है सब पर क्या होता है? लागू होता है।
11 की ओर बढ़ते हैं। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, सपोज कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो एक नियम के अनुसार से क्या बोलता है, अगर आपतन कोण 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। सपोज कि ये देखो, आपतन कोण ये 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अच्छा, क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी पूछा सकता है। ये बोला आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान अगर 120 डिग्री है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना है? 120 डिग्री है, तो आपतन कोण कितना होगा? 60 डिग्री। परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी याद रखना है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? ये बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, और किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो किस बिंदु जाती है? तो देखो, ये दर्पण है या फिर दर्पण है। अगर किरणें आ रही है किसके? मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर के बाद ये हमेशा फोकस से ही क्या करेगी? गुजरेगी। आप लोग ये पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है 13 नंबर, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? बोला आपतित किरण और परावर्तित किरण इसके बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो आप परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण कितना होगा? ये टोटल 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री तो ये 45 डिग्री होगा ना। ये भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। तो परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 14 में है, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। 15 में, दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन सा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक समतल दर्पण। 16 नंबर पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? देखो, ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण की इस ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 17 में, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो देखो ये ध्रुव है, ये सोचो कि ये दर्पण है, दर्पण में ये ध्रुव है और इधर क्या है? वक्रता केंद्र है। तो ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव मिलाती है रेखा, उस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये तो सिंपल है। आगे की ओर बढ़ते हैं, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? देखो, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, याद रखना, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक बार बोलो मेरे साथ में, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अभिसारक दर्पण है, तो अभिसारक दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण ही अभिसारक दर्पण है। 20 की ओर बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं इसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो अभी हम लोग देखें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। अच्छा, ये भी बता जा कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ये भी बोला जा सकता है। तो ये ऑप्शन नहीं देती, ये सही होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 में है, एक गोलीय दर्पण 21 में, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया? 20, और 20 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो 10 आंसर होगा। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? फिर से वही रिपीटेशन क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ? 32, तो 32 का आधा हो जाएगा कितना? 16। फिर 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 50 सेंटीमीटर। उसका फोकस दूरी क्या होना? कितना होगा? तो फिर उससे आधा होगा, 25 सेंटीमीटर। सिंपल। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि एफ का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर है, तो आर का मान कितना होगा? देखो, एफ जो है ना हमेशा क्या होता है, देखो, अगर एफ का मान 12 सेंटीमीटर है, एफ का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर है। एफ का मान 12 सेंटीमीटर है, तो आर का मान कितना होगा? तो आर का मान क्या होगा? दुगुना होगा, 24 सेंटीमीटर। 25 में, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितना होगा? तो फोकस दूरी कितना होगा? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, 17 सेंटीमीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। एफ का मान 16 सेंटीमीटर है, तो आर का मान कितना होगा? दुगुना होगा, 32 सेंटीमीटर। ये याद रख लो। गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसे होगा?
तो देखो, अगर गोलीय दर्पण का आवर्धन का मान अगर धनात्मक हो तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बने। याद रख लो, अगर आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ये याद रख लो। आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 में, गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? अभी हम लोग देखें क्या होगा, वास्तविक होगा। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देख लेते हैं हम लोग किसका धनात्मक होती है, किसका ऋणात्मक होती है। अगर दर्पण अवतल हो, क्या हो? अवतल। तो अवतल हो, सॉरी मिस्टेक हो गया लिखने में, अवतल हो तो फोकस दूरी कितना होगा? तो फोकस दूरी होगा ऋणात्मक। अगर उत्तल हो तो फोकस दूरी होगा धनात्मक। याद रख लो। अच्छा सर, केवल अवतल दर्पण में ही नहीं, लेंस में, अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। याद रख लो, दर्पण और लेंस दोनों के लिए ऋणात्मक होती है, ठीक है। और अब उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों के लिए क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी कि प्लस होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर किस में हम लाते हैं? 29 में बढ़ते हैं। 29 में, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? ऋणात्मक। अभी हम लोग देखें 31 में आते हैं। 31 में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। आगे 31 के बाद 32 में आते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से गुजरती है? अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। हम लोग पिछले पर देखें, फिर हम लोग देखते हैं 33 में, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसी होगी? तो दर्पण होगी समतल दर्पण। आगे की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं जरा प्रतिबिंब का। जैसे सपोज कि ये मेरा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में अगर ये क्या है? फोकस दूरी है। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। अगर अवतल दर्पण में हम वस्तु को क्या रखते हैं? अनंत में रखते हैं, तो इसका इमेज हमेशा, यानी कि प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। याद रख लो, कहाँ रखें? अनंत में रखें तो फोकस पर बनेगा। फोकस और अनंत के बीच में रखें। फिर से सुन लो, अनंत और सी के बीच में रखें। अनंत और सी के बीच में रखें तो फोकस और सी के बीच में बनेगा। अगर सी में रखें तो सी पर ही बनेगा। सी और एफ के बीच में रखें तो सी और अनंत के बीच में बनेगा। अगर एफ में रखें तो अनंत में बनेगा, और एफ और ओ के बीच में रखें, यहाँ अगर रखें तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन इसमें कैसा होगा? दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन ये आभासी होगा, और जितना भी हम लोग देखें सब का सब वास्तविक होगा, और ये कैसी होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इससे मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है 34 में, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो वक्रता केंद्र पर हम देखें ना कि समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 35 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 35 में है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कई वस्तु को ना सी पर रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है? सी पर, तो सी पर ही बनता है, लेकिन उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। याद रख लो, ये क्वेश्चन याद रख लो कि अगर वस्तु को कहाँ पर रखा जाए? सी पर, या फिर वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सी पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। याद रखना, बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। तो चलो कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 में, किसी बीम का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो अभी हम लोग देखें कि वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। आभासी और सीधा जब होती है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए वस्तु? तो वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए, ठीक है।
37 की फिर बढ़ते हैं। 37 में है, 37 में है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समता दर्पण है। कौन सा दर्पण है? या तो फिर समतल होगा या उत्तल होगा। 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 में है, कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये दर्पण होगा उत्तल दर्पण। कैसा बनाएगा? उत्तल दर्पण का प्राकृतिक कैसा होगा? याद रख लो, अवतल दर्पण का प्राकृतिक क्या होता है? जनरली बात करें, अवतल दर्पण की प्राकृतिक होता है वास्तविक एवं उल्टा, लेकिन इसका उत्तल दर्पण का प्राकृतिक जो होता है ये आभासी और सीधा होता है और वस्तु के आकार से हमेशा छोटा बनता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? अभी हम लोग देखें ना, अभी हम बात किए कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये आभासी और वास्तविक दोनों होता है, लेकिन ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा वास्तविक होता है और एक ही केस में केवल आभासी होता है। लेकिन अगर दर्पण क्या रहे? अवतल नहीं रह करके उत्तल रहे तो हमेशा क्या बनाएगा? आभासी और सीधा। याद रख लो कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। 40 तो हम लोग देख चुके हैं। अब 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो सदैव कैसा होता है? अभी हम लोग देखें क्या होता है? सीधा होता है और क्या होगा? और आभासी होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? अभी फिर हम लोग देखें वही चीज़, बार बार रिपीटेशन है, आभासी और सीधा। 43 है, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। याद रख लो, फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि गाड़ी के हेडलाइट में, सॉरी मिस्टेक से बोल रहा है ना, ये क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो हाँ, उत्तल दर्पण जो है गाड़ी के हेडलाइट में नहीं बल्कि गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। और हेडलाइट में सर, हेडलाइट में क्या किया जाता है? हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, लेकिन साइड मिरर की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर अपना चेहरा देखने के लिए सर, तो चेहरा देखने के लिए फिर से अवतल दर्पण का यूज करेंगे, है ना। 43 के बाद 44 की ओर बढ़ते हैं। 44 में जब जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अभी हम लोग देखें यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा होता है। लास्ट केस, अगले की ओर बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे इसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ रखा जाए सीधा और आवर्धित? अभी हम लोग देखें यही केस, अगला वाला केस कहाँ होगा? वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में। 46 की ओर बढ़ते हैं। 46 में उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। मतलब कैसा बना सके? सीधा बना सके और आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा बना सके। तो ये दर्पण होगा अवतल दर्पण। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब ज़्यादा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? देखो, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग देखें ना अभी, गाड़ी के हेडलाइट के लिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण, साइड मिरर में उत्तल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल, चेहरा देखने के लिए अवतल, सूक्ष्मदर्शी में अवतल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वाहन में पार्श्वदृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का यूज किया था? अभी हम लोग देखें कौन सा? अवतल दर्पण। पार्श्वदृश्य मतलब पीछे, ये साइड मिरर में। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया था? अग्रदीपों मतलब हेडलाइट, अग्रदीप का मतलब हेडलाइट, तो अवतल दर्पण। सौर भट्टियों में किस दर्पण का यूज किया था? तो सौर भट्टियों में भी अवतल। याद रख लो, केवल हेडलाइट में जो है ना, सॉरी मतलब साइड मिरर में उत्तल और सब में अवतल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 52 में है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो अभी हम लोग देखें कौन सा? उत्तल। सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं? अवतल। हजामत के लिए अवतल। दर्पण का सूत्र है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दर्पण का सूत्र है। देखो यहाँ पर दो सूत्र हैं, एक दर्पण सूत्र है, एक लेंस सूत्र है। तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f होता है। ये है दर्पण सूत्र, ठीक ना। अगर ये लेंस सूत्र बोले तो केवल यहाँ पर ना प्लस की जगह हम लोग क्या करेंगे? माइनस का यूज कर देंगे। तो देख लेते हो कौन सा होगा? तो देख लो 4 नंबर। और लेंस सूत्र में केवल माइनस देख लो
तो कौन सा नंबर होगा? फर्स्ट नंबर। 57 में है, लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या है? व्यंजन मतलब सूत्र। तो लेंस का जो आवर्धन का सूत्र जो होता है m बराबर v बटा u, लेकिन ये दर्पण बोले, ये है लेंस का। अगर दर्पण का बोले तो m बराबर होगा -v/u। ठीक है। 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 में गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लेंस सर? एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, अभी हम लोग पीछे में देखें क्या होती है? धनात्मक होती है। फिर से 60 में है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। 61 में लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? दो। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो। तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया ना, थोड़ा समझते हैं। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, और फिर बोला लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस का आकार कैसा होता है? कुछ ऐसे होते हैं लेंस। तो लेंस ना दो गोलीय दर्पण से मिलकर बना हुआ है। एक ये गोलीय दर्पण, सॉरी एक गोलीय लेंस, और ये दूसरा गोलीय लेंस। तो इस लेंस के लिए ये हो गया फोकस दूरी, और इस लेंस के लिए सॉरी वक्रता केंद्र, और ये लेंस के लिए ये हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र कितना हो गया? दो। फिर यहाँ फोकस दूरी भी होगा तो आधी में फोकस दूरी भी होगा, तो इसीलिए दो वक्रता केंद्र और दो फोकस दूरी होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में है, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? बोला किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। तो फोकस दूरी जिसका ऋणात्मक होगा, अभी हम लोग देखिए फोकस दूरी ऋणात्मक किसका था? अवतल लेंस का। फिर से बताते हैं, फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक जो होता है ये अवतल लेंस का होता है, और फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है वो उत्तल लेंस की होती है। ठीक है, याद रखना ये दोनों में आपके क्वेश्चन बहुत ही बनेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। 64 में किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? किस लेंस की? उत्तल लेंस की। अभी हम लोग देखें ना। 65 में है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? तो प्रकाशित केंद्र से। 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 में है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों? अभी हम लोग देखें उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को क्या करता है ना, एक जगह एकत्रित कर देता है। समझते, जैसे जब बहुत सारा प्रकाश की किरणें आया, बहुत सारा प्रकाश की किरणें क्या करेगा, ये प्रकाश की किरणें एक जगह ये क्या करेगा, एकत्रित कर देगा। तो इसी को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। 68 की ओर बढ़ते हैं। 68 में कौन सा लेंस अभिसारी लेंस सॉरी अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस को, लेकिन अपसारी बोला जाता है अवतल लेंस को। 69 है, विशालक शीशा होता है। तो विशालक शीशा उत्तल लेंस को कहा जाता है। किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस। अच्छा, इसमें समझते थोड़ा सा। हम लोग ना देखें ना, एक अवतल दर्पण देखें, जो अवतल दर्पण का वहाँ केस होता है, अवतल दर्पण का जो केस होता है, यहाँ पर लेंस में उत्तल लेंस का दोनों ही क्या होता है? बराबर होता है। तो ये बोल रहा है ना कि वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में। अवतल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा एवं आवर्धित बनता है? तो प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में। 72, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु का स्थिति कहाँ होती है? F और 2F के बीच में। किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस। कैसा रहेगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस से क्या बनाएगा? आभासी और सीधा बनाएगा। लेकिन उत्तल लेंस क्या बनाएगा? उत्तल लेंस दोनों बनाएगा, आभासी सीधा और वास्तविक उल्टा बनाएगा, दोनों बनाएगा। ठीक है। 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 में अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है? तो वस्तु से अवतल लेंस जो बनाता है ना, वस्तु से छोटा होता है, लेकिन एक केस में बड़ा भी होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल लेंस में कैसा होता है? सदैव आभासी और सीधा होता है। अगर सामने रखा गया हो तो, अगर सामने नहीं रखा गया हो तो सर,
तो फिर ये सब एक दोनों में एक ही होता है। नेक्स्ट की बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो कैसा बनता है? आभासी बनता है। नेक्स्ट की बढ़ते हैं। 77 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ? जल का यूज हम लोग कर सकते हैं, कांच का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी, क्या कभी लेंस बन सकता है मिट्टी? नहीं, तो आंसर होगा मिट्टी। किस दर्पण का वास्तविक तथा समान सच का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसी दर्पण का वास्तविक और समान सच का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को कहाँ रखा जाएगा? तो उत्तल लेंस में कहाँ रखा जाएगा? तो फोकस में। याद करो, फोकस की दुगुनी दूरी पर। फोकस की दुगुनी दूरी का मतलब क्या? सी पर। तो सी पर रखा जाता है। अभी हम देखें ना कि अगर बराबर बनाना है तो आप सी पर रखिए, तो सी नहीं बोल के ये बोल रहा है कि सी के दुगुना दूरी पर, तो एक ही बात हुआ ना, सी पर ही हुआ ना। 78 पर बढ़ते हैं। 78 में है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लेंस समतल है। दर्पण तथा लेंस समतल कौन सा है? तो दोनों अवतल होगा। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस का उत्तल लेंस, यानी कि जिसका फोकस दूरी सबसे कम हो, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो देख लेते हैं, फोकस दूरी के अनुसार से आप डिसाइड कर लो। 81 में है, किसी शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का यूज करेंगे? तो उत्तल लेंस का। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाला प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, तो किरण के मुड़ने को कहा जाता है। देखो, जब किरणें क्या करती है, एक सपोज कि ये समझते अच्छे से, ये पानी है, ये क्या है? पानी है, और ये है हवा। तो जब किरणें जो है हवा से पानी में आती है, तो क्या करती है ना, ये जाना चाहिए क्या? सीधा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए ना। लेकिन तो देखो, अभी हम लोग क्या देखें हैं कि सपोज प्रकाश की किरणें क्या होती है, ये जब हवा से पानी की ओर आती है, यानी कि सघन माध्यम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है, तो इसको जाना चाहिए सीधे, यानी कि आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये अविलंब की ओर क्या करती है? मुड़ जाती है। क्या करती है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये है अपवर्तन। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के आपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि आपवर्तित रहती है? तो देखो, आपवर्तन जब भी होती है, यानी कि प्रकाश की किरणें जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में की ओर क्या करती है? जाती है, तो इसका वेग, मतलब चाल बदल जाती है, उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रख लो, क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। 84 के, प्रकाश के आपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके भी 2 नियम हैं। परावर्तन के जैसा ही क्या है? 2 नियम है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 85 में है, प्रकाश की किरणें का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना कहलाती है? तभी हम लोग देखिए कौन सी घटना कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जाती है, कहाँ से जा रही है? हवा से कांच की ओर जाती है, तो वह मुड़ जाती है, तो अविलंब की ओर। देखो अच्छे से, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। एक में दिया हुआ अविलंब से दूर, तो दोनों को समझते हैं। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये हवा से कांच में ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हवा से कांच की ओर जा रहा है। सपोज कि हवा से कांच की ओर जा रहा है, तो हवा जो है, इसका म्यू का मान, अपवर्तनांक का मान 1 आता है, और कांच में जा रहा है तो इसका अपवर्तनांक का मान ना ज़्यादा रहता है, यानी 2 से ज़्यादा रहता है। तो अगर आप ज़्यादा संघन से अगर डेंसर में जाए, तो क्या होगा ना, ये अभिलंब की ओर ही क्या करेगा? मुड़ेगा। 87 में फिर देखते हैं। 87 में, जब प्रकाश की किरण जल से हवा में जाती है, तो वह किधर मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर। फिर से देख लो, ये किससे जा रही है? जल से हवा में जा रही है। अब उल्टा हो गया। अब प्रकाश की किरणें, सपोज कि ये जल है, ये क्या है? जल है, और जल से क्या करें? जल से हवा की ओर जाएगा। अभी 87 में हम लोग क्या देखें, जब प्रकाश की किरणें जल से हवा में जाती है, तो वह किधर मुड़ जाती है? तो अविलंब से दूर मुड़ जाती है। देखो, जल से हवा में जाती है, कहाँ से जाए? जल से। ये जल है, और जल से जब हवा में जाती है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है, और ये जल से हवा में जाएगी, तो अब जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये अविलंब की ओर नहीं मुड़ करके अविलंब से दूर भाग जाएगी।
कहाँ जा रही है? अभिलंब से दूर। जब वस्तु या फिर प्रकाश जब किसमें संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हमेशा अभिलंब से दूर होती है। यह आप लोगों ने पढ़ा हुआ अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में है, जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है, कहाँ से जा रही है? कांच से हवा में। तो फिर क्या होगी? कांच से हवा में जा रही है, यानी कि संघन से किस में जा रही है? डेंसर में जा रही है, सॉरी मतलब संघन से किस में जा रही है? विरल में जा रही है। तो संघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर होगी। दोनों केस से एक ही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 88 में 89 की ओर बढ़ते हैं। 89 में किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? साइन आई बाई साइन आर को हम लोग म्यू बोलते हैं। और म्यू कौन दिया गया? ये नियम कौन दिया गया? स्नेल्स लॉ। तो म्यू बराबर साइन आई बराबर साइन आर किसने कहा है? स्नेल्स ने कहा है। स्नेल्स एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर बताया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। याद रख लो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कि हीरा का म्यू को मान 2.42, 1.33 अपवर्तनांक का मान किसका होता है? ये पानी का होता है, ये भी याद रख लो। अच्छा ये किसका होता है सर? 1.52 ये कांच का होता है। किसका होता है? कांच का। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, किसका अपवर्तनांक अधिक होगा? तो देख लो हवा का कितना होता है, अभी हम लोग देखें हवा का 1 होता है, नहीं देखे तो अभी हम लोग देख लेते हैं। कांच का कितना होता है? कांच का होता है 1.52 या फिर 1.5, जल का 1.33 और हीरा का 2.42। किसका अधिक है? तो हीरा का। आगे की ओर बढ़ते हैं। स्नेल्स के नियम अनुसार क्या कहते हैं? स्नेल्स क्या बोलता है? स्नेल्स बोलता है कि म्यू इक्वल टू साइन बाई साइन आर। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना का परिणाम है। ये कौन सा परिणाम है? प्रकाश का अपवर्तनांक। मतलब प्रकाश के अपवर्तनांक के 2-4 उदाहरण है, जिसको आप लोग अगर देख लेंगे तो आने वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। देख लेते हैं क्या क्या है। तो रात में या फिर रात के समय तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। दूसरा क्या है? पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर मतलब उठा हुआ दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। और तीसरा में हम लोग देखते हैं, जल के अंदर पड़ी हुई मछली थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का क्या है? उदाहरण है। और कोई भी वस्तु को हम लोग जब द्रव में या फिर किसी द्रव में डुबाते हैं तो ये टेढ़ी दिखाई देती है। जैसे हम पेंसिल को अगर ये मग में रख दें या फिर गिलास में रख दें तो पेंसिल ना थोड़ा सा टेढ़ी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? टेढ़ी। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तनांक का क्या है? उदाहरण है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से क्या करता है? ऊपर थोड़ा दिखाई देता है। तो ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। अभी तो हम लोग देखें। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में किसी लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी क्या है? F है। तो उसके बीच का संबंध क्या है? तो उसके बीच का संबंध क्या होता है? F बराबर होता है या फिर P बराबर जो होता है 1/f होता है। और F हमेशा क्या लेना है? मीटर में लेना है। F क्या लेना है? मीटर में। P क्या है सर? तो P लेंस की क्षमता जिसको पावर बोलते हैं, ठीक है। और P पावर को क्या बोलते हैं? ये पावर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो पावर का ऐसा ही मात्रा होता है डायोप्टर। पावर का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका मात्रक डायोप्टर होता है? किसका मात्रक डायोप्टर होता है? तो पावर का, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है ना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 98 में है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो हम लेंस की क्षमता क्या देखें? P बराबर 1/f। तो 1 मीटर लेना है क्या फोकस दूरी? तो 1/1 मीटर ले लो। तो 1/1 कितना हो गया? 1। अब बात यहाँ पर है ना कि क्वेश्चन आ रहा है कि अवतल लेंस आ रहा है और एक क्या आ रहा है? उत्तल लेंस। तो जैसा पूछा जाए अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो जब भी अवतल लेंस आए याद रखना, अवतल लेंस जब भी आए तो फोकस दूरी हमेशा लेना है माइनस में। और उत्तल लेंस जब आए, उत्तल लेंस में आए तो फोकस दूरी हमेशा लेना है क्या चीज़? प्लस में। तो ये लेंस कैसा है सर? उत्तल है। तो लेंस जब उत्तल है तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? प्लस। तो पावर भी क्या होगा? प्लस होगा। तो देख लेते हैं 1 है जिसमें प्लस पावर है, वही होगा आंसर। ये देखे ना P बराबर क्या? 1/f। तो 1/f 1
और एफ का मान प्लस होना चाहिए, कितना हो जाए +1, तो कितना हो गया 1। 99 में किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अभी हम लोग देखें किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस होती है। -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अभी हम देख लो क्या फोकस दूरी होगी, तो इस फार्मूला में बैठा दो। फार्मूला क्या बोलता है? P = 1/f। तो कितना है, पावर कितना है? -4। -4 डायोप्टर 1/f, और f का मान कितना है? f बोला है मुझे पता नहीं, ये बोला है कि f बता मुझे, तो f बराबर कितना होगा? f ही रहने दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर कितना होगा? f बराबर आएगा 1/4, 1/4 आएगा ना। अब ये क्या है, मीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दो। जब 100 से गुना कर देंगे तो इसको काट दो, जब काटेंगे कितना आ जाएगा? 25। तो आंसर में कितना होगा? 25। तो फिर 101 की बढ़ते हैं। 101 में किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी, फोकसांतर मतलब फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंस की क्षमता क्या होगी? तो देख लो लेंस कैसा उत्तल, तो हमेशा प्लस में आएगा, तो P = 1/f में क्या कर दो? बैठा दो 1/f, f का मान 50, ये क्या है? सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर दो? गुना कर दो। 50 दूनी 100, कितना आ गया? 2। आगे बढ़ते हैं। आगे में ये हो गया अवरोध की किरणों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अवरोध की मतलब किनारों से प्रकाश का मुड़ना, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और किसी तरह से यहाँ पर क्या मिला है? एक अवरोध मिला, तो प्रकाश की किरणें जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा नहीं जा करके थोड़ा सा मुड़ जाता है, थोड़ा सा, मतलब अवरोध मिलने पर थोड़ा प्रकाश की किरणें क्या होता है? मुड़ जाता है। प्रकाश की किरणें क्या होता है? मुड़ जाता है, थोड़ा सा मुड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं? विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 104 में जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है, जब लेंस को किस में डुबाया जा रहा है? पानी में। लेंस को अब किस में हम डुबा रहे हैं? पानी में डुबा रहे हैं। लेंस को किस में डुबा रहे हैं? पानी में। तो पानी में डुबाने पर लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 105 की ओर बढ़ते हैं। 105 में तालाब की तली थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, मतलब ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है हमें, तो यह क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन कारण है। या फिर अगर बोल दे कि मछली थोड़ा सा क्या करे, ऊपर उठी हुई दिखाई प्रतीत देता है, तो यह किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण क्या है? यह किरण अभिलंब की ओर क्या करेगी? झुकेगी। ठीक है। अब 107 की ओर बढ़ते हैं। 107 में है किस लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित से कौन सा है? किसी लेंस का जो बोल रहा है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक मतलब ये इसका मात्रक है ही नहीं है, मात्रक विहीन है। 108 में चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो देख लेते हैं प्रकाश की वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे कम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा अगर होता है तो निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में। निर्वात से कम होता है वायु में, हवा में। हवा से कम होता है ये जल में। किस में होती है? जल में। और जल से कम किस में होती है? कांच में। तो देख लो। और कांच से कम किस में होगा सर? कांच से कम होगा हीरा में। तो देख लेते हैं प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा? कांच में। अगर हीरा रहता तो हीरा मारते आंसर। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा? निर्वात में। 110 और ये लास्ट क्वेश्चन है 110, 11 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो अभी हम लोग देखें वायु में, यहाँ पर बर्फ दिया हुआ, केरोसिन दिया हुआ, हीरा दिया हुआ, लेकिन वायु में सबसे अधिक होती है। अगर निर्वात यहाँ रहता ऑप्शन तो निर्वात सबसे ऑप्शन मतलब ये रहता बेटर रहता, तो हम लोग निर्वात में रहते हैं। 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखी गई है जिससे उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कितना गुना? 3 गुना। तो उस लेंस का आवर्धन का मान क्या होगा? तो देखो आवर्धन का मान, आवर्धन का सूत्र देखते हैं कि m बराबर क्या होता है? h/h, यानी कि बीम की ऊंचाई बटा, या फिर देखो ये होगा बीम की ऊंचाई और ये होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना बोल रहा है? m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई। प्रतिबिंब कितना बोल रहा है? 3 गुना ज़्यादा, तो 3। और बीम कितना है? नहीं पता,
तो जितना था एच से इसका 3 गुना ज़्यादा है, तो 3h ले लिए, कटेगा तो कितना हो गया आंसर 3। तो यही बोल रहा है, तो आवर्धन का मान कितना होगा 3। तो फिर ऐसे ही कुछ मिलते हैं वीडियो के साथ, ये सीरीज़ हमारे चलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।